Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है बजट, ठीक है भाई। बजट आ चुका है 2025 का जो है वो पाकिस्तान का, जिससे जो है वो हर बंदा नाखुश है इस बजट से। आपको पता है पहले भी इतने पैसे ये काटते थे यूट्यूब से, जितने भी सैलरी आती थी ना बहुत पैसे काटते थे, अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कटेंगे। तो खैर मुजम्मिल जो है वो हम लोगों को बताने वाले हैं, सैयद मुजम्मिल शाह, कि ये सारा बजट क्या है। बजट को जो है वो सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। आपको पता है इंडिया के बजट से जो है वो लोग बहुत ज्यादा इंडियन खुश होते हैं। पाकिस्तान का बजट आता लोग अपना दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय भाई क्या हो गया। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं बजट, और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पेंशन के अखराजात के लिए 1055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसी को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ। मैं उनको बिल लिया, मैंने कहा सर क्या तकलीफ है? मैंने कहा नहीं सर ये जो 500 रुपये लगाया ना आपने, कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते। तो ये वीडियो है पाकिस्तान की हुकूमत के फ़ाइनेंशियल बजट के बारे में, जो कि साल 2025-26 के लिए अनाउंस कर दिया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया। इससे पहले कि मैं फ़ैक्ट्स की बौछाड़ करूं और मैं स्टैटिस्टिक्स का अंबार लगा दूं और आप बोर हो जाएं, तो अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए इसीलिए नहीं है। इट्स अबाउट सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इशूज़, यानी कि पेचीदा मुआशी मसाइल के बारे में बात होने लगी है। तो जिसने महजूज़ होना है और वीडियो देख के पॉपकॉर्न खाने हैं साथ, उसको चाहिए कि कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स का सीज़न लगा ले, वो बेहतर होगा। तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि बजट किस तरह का पेश किया गया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, उस लिहाज से कितना टैक्स आप पे लगने जा रहा है, गाड़ियाँ कितनी महंगी हुई, सस्ती हुई, या फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान की इज्तमाई ग्रोथ है वो कितनी है, और पाकिस्तान की मौशी हालत क्या इतनी ही अच्छी है जो हुकूमत दिखा रही है, डिफेंस बजट कितना बड़ा है, ब्लैक इकॉनमी कितनी बड़ी है। इससे पहले कि इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करें, बजट स्पीच जब शुरू हुई, औरंगज़ेब साहब पार्लियामेंट में आते हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे का उनका ये एड्रेस था। आधा घंटा मैंने उनका एड्रेस देखने की कोशिश की, मुझे एक लफ्ज़ समझ नहीं आया। उसकी वजह यह है कि पीछे बैठी हुई अपोजिशन का शोर, कॉपियाँ फाड़ रहे हैं, ज़मीन पे मार रहे हैं। इसके अलावा जिस कदर शोर शराबा वहाँ पर ये हमारी गवर्नमेंट है कि किसी बाजार में बजट इनके हाथों में है, हमारी जिंदगी। कोई बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस कदर डिस्ट्रप्शन साइड से हो रही थी, इम्पॉसिबल था समझना। तो एक ऐसी अपोजिशन जिसको हमने ईवान में इसीलिए बिठाया है कि वो आपका और मेरा मुकदमा लड़ने के लिए गवर्नमेंट पर तनकीद करेगी, क्रिटिसिज्म करेगी, और साथ साथ हुकूमत को ये बताएगी कि वो कहाँ पर गलत हैं। वो सिर्फ शोर करी जा रहे हैं, वो ख़ुद बजट नहीं सुन रहे क्या बजट आ रहा है। अपोजिशन ने बजट की कॉपीज़ तक नहीं पढ़ी, और ये मैंने इंटरव्यूज़ करके जब उनसे सवाल किया पीटीआई के लोगों से मेनली, कि आपने शैडो बजट दिया अपना, यानी कि एक बजट देती है हुकूमत, आपने अपनी रिकमेंडेशंस पुश की, तो उन्होंने कहा हमें ज़रूर करनी चाहिए थी अगर हमें अदाद शुमार का पता होता। तो बग़ैर पढ़े ईवान में इसीलिए आ गए कि बस जो भी आज बात होगी ना उस पर चीखना शुरू हो जाना है। सही है। और उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जिसका इतना बड़ा स्टैचर होता है जिस ओहदे का, वो बकरे की तस्वीरें प्रिंट करवा के लाए हुए हैं, वज़ीर आज़म को बकरा कह रहे हैं और वो दिखा रहे हैं उनके आने के ऊपर। ये थी बजट के ऊपर तनकीद हमारी अपोजिशन की, और नारे क्या लग रहे थे, इमरान खान को रिहा करो। भाई सीखो इंडिया से कुछ, किस तरीके से वो अपनी कंट्री को चला रहे हैं। कितनी एफर्ट की है हमारी अपोजिशन ने इस बजट को रिफॉर्म करने के लिए, जिस पे मैं ख़ुद तनकीद करने जा रहा हूँ। लेकिन तनकीद कैसे होती है पहले ये समझ लेना चाहिए। तो बजट जनाब अनाउंस किया जाता है और इस मरतबा कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है हमारा, औरंगज़ेब साहब ने कहा। रेमिटेंसेस यानी कि बाहर से जो लोग डॉलर भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को, वो बहुत बढ़ चुके हैं। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में स्टेबल हो चुका है, और मूडीज़ ने और फिच की तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है। IMF ने यह कह दिया कि सही डायरेक्शन में इकॉनमी जा रही है। तो ये ज़मानत है पाकिस्तान की इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट की। लेकिन
ये तमाम एनालिसिस शायद थोड़ा सुपरफिशियल होगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कि तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, मैंने इतना डाटा कंज्यूम किया है और उनको पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता कि वी आर आउट ऑफ ट्रबल एट ऑल। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ बजट देना एक और चीज़ होती है और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी या फिर कंटिन्यूस जो है वो IMF प्रोग्राम्स को इंश्योर करने का बजट देना कोई और चीज़ होती है। अब GDP का जो पाकिस्तान का टारगेट था वो जनाब 3.6% था, यानी कि GDP ग्रोथ का, ज़र मुबादला की ग्रोथ का, और अचीव कितना किया 2.7%, यानी कि उसको अचीव करने में नाकाम रहे। और वो 2.7 भी ज़रा हैरानकुन है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो पहले क्वार्टर में 1.3% ग्रोथ थी पाकिस्तान की, दूसरे क्वार्टर में 1.5% ग्रोथ, तीसरे में 2.4% ग्रोथ, चौथे में 5.5% ग्रोथ। ये अचानक से मेरा सवाल है तमाम देखने वालों से, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से, गवर्नमेंट से, वज़रा से, औरंगज़ेब साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, ये लास्ट 4 महीनों में आपने क्या किया है कि ग्रोथ 5.5% हो गई? मुझे नहीं समझ आती। जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इन फिगर्स को ट्रस्ट नहीं करते। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि अगर पेपर पे लिख के देना है ना तो 10.10 लिख दो, बेशक जितना मर्जी लिख दो। डॉक्यूमेंटेशन नजीमुल हक पे साहब ने करनी ये है बात तो कर की लो जितनी और मर्जी। लोगों ने ये बात की कि वो इस नंबर को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि 1.3 से शुरू होकर 5.5 पे एक ही फाइनेंशियल ईयर में आप पहुँचे और वो भी लास्ट क्वार्टर में छलांग मार दी आपने एवरेज बेहतर करने के लिए। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ना किसी और को पता। पर कैपिटा इनकम बताया गया बढ़ गई है। इन्फ्लेशन बताया गया कि जो 2024 में 23% थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में वो 4.7% पे आ चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी वाक़ई हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। मुझे पता है ये सारे इश्यूज शायद बहुत से लोगों को समझ भी ना आए, लेकिन ये इन्फ्लेशन की ग्रोथ का रेट होता है। इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार तो स्लो हुई है, लेकिन जितनी महंगाई हो चुकी थी वो तो रिवर्स नहीं हो सकती, वो तो अपनी जगह पर खड़ी हुई है। ग्लोबल CPI भी 4.3% है। अब है ये कि दुनिया में तेल भी सस्ता हो गया, कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आ गई, इन्फ्लेशन ग्लोबली थोड़ी कम हो गई, पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठा लिया। तो इस तरह से रेमिटेंसेस की बात हुई कि बाहर से रेमिटेंसेस 31% लोग ज़्यादा भेज रहे हैं। वो और बात है कि PTI ने 3-4 कैंपेन्स की थी कि पैसे भेजना बंद करें इस चोर हुकूमत को जिसने मैंडेट चोरी कर लिया, लेकिन शायद लोगों ने बात नहीं सुनी। उसकी वजह यह है कि वो कौन सा हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई अपनी खाला को, कोई चचा को, कोई मामा को, कोई किसी को भेज रहा है। तो लोगों ने तो अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। और हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन जो है वो सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स है। ठीक है, हर साल लाखों लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं। ऐसा मुल्क है जिसको छोड़ना ड्रीम है नौजवानों का, जहाँ रहने वालों का। तो इसी वजह से फिर आपको नज़र आता है कि रेमिटेंस में भी इजाफा होता रहता है। टैक्स कलेक्शन टारगेट बताया गया था कि FBR इतना टैक्स इकट्ठा करेगी कि हम तो सोने में खेलना शुरू हो जाएंगे सारे। और वो टारगेट का शॉर्टफॉल क्या रहा? तकरीबन 900 अरब रुपए, 850 बिलियन रुपीज़ प्लस शॉर्टफॉल रहा है। यानी कि इतने बड़े मार्जिन से FBR ने टारगेट मिस कर दिया। उसकी वजह ये है कि एक तो बड़े सेक्टर्स को टैक्स नहीं करते आप, और दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट्स सेक्टर को आप देख लें उसके ऊपर क्या चल रहा है, और साथ साथ हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट होना। चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, यहाँ लोग टैक्स देने को अवॉइड करने के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं, टैक्स नहीं देते। शटर डाउन हड़तालें, मार्केटें बंद कर देंगे, लेकिन टैक्स नहीं देना हमने। तो 850 अरब रुपए का यहाँ पे शॉर्टफॉल आया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत स्लो रही। एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर बात करें 6% से ग्रो करता था 1-2 साल पहले, इस वक्त ग्रोथ रेट है 0.5%। PDM की हुकूमत में गंदम ख़रीदने के वादे हुए थे, नहीं ख़रीदी, किसान की बर्बादी भी आई। इस वक्त तकरीबन 30 से 40 लाख टन गंदम की शॉर्टफॉल का ख़दशा है, सामना है, और पॉपुलेशन बूम हो रहा है, क्योंकि हर कोई तो यहाँ पे ये चाहता है कि मैंने उम्मत को बढ़ाना है। तो 6 बच्चों की, 5 बच्चों की, 4 बच्चों की, 3.5 से ऊपर की एवरेज है। और वीट प्रोडक्शन अगर वहाँ की वहाँ ही खड़ी हुई है तो फिर पेट भरने कैसे हैं आपने, ये भी नहीं पता। सही है। तो 14,000 अरब रुपए का तो पानी भी नहीं आएगा टैक्स कलेक्शन टारगेट रख दिया, यानी कि पिछला टारगेट 900 अरब से मिस किया है और अगली बार के टारगेट में 8% इजाफा हो गया है।
उससे भी ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। ये ऑन पेपर सिर्फ एक आइडियल फिगर है, हो ऐसा नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए जो आप करने को तैयार नहीं हैं, वरना आपके अपने जो भाई हैं सारे वो फंस जाएंगे। यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप, पावरफुल लोग, शब्बर ज़ैदी साहब के इंटरव्यूज़ इन प्लेस हैं जो ये कहते हैं कि मैंने टबैको इंडस्ट्री में या 2-4 और इंडस्ट्रीज़ के लोगों को आकर बुलाया, टैक्स की बात की। एक मिनिस्टर आया पीटीआई का उस दौर में, उसने कहा इनको छेड़ा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं उनको बिल लिया, मैंने कहा सर क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं सर, ये जो 500 रुपये लगाया ना आपने। कहा नहीं सर, ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, बैंक्स के बारे में भी उस आदमी ने यही कहा है। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पे आप टैक्सेशन सारा का सारा सैलरीड क्लास को करते हैं, जो तनख्वाहदार तबका है। 200% ज़्यादा टैक्स देता है इनपुट से। इसके अलावा नए टैक्सेस की अगर हम बात मर्चेंट्स को नहीं करते। खबरियाँ सुने जनाब, अब 2.5 रुपीज़ पर लीटर कार्बन लेवी में इजाफा कर दिया गया, जिससे पेट्रोल महंगा हो जाएगा। सही है। और जो कह रहा है महंगाई कंट्रोल में है, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में इजाफा होता है, आप सबको इस बात का इल्म है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत इनकरेज किया था कि सोलर की तरफ आएँ, ताकि ये जो तेल से बिजली बना रहे हैं या बिजली के शॉर्टफॉल हैं ये ख़त्म हो। आवाम आ गई सोलर की तरफ। उन्होंने कहा 1 मिनट रुकें, 18% टैक्स भी है ठीक है, 18% टैक्स लगा दिया सोलर पैनल इंपोर्ट जो होते हैं उसके ऊपर, ताकि डिस्करेजमेंट हो जाए इसकी। अब मैं तो नहीं करूँगा भाई ये काम, अगर इतना महंगा है तो लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप लग रहा है, वो जब मेरा रिकवर होगा उससे बेहतर है मैं वापडा का बिल ही दे दूँ। सही है। इसके अलावा जो सैलरी टैक्सेस की मैंने बात की है जनाब, उसमें ये है कि जी 50,000 से 1 लाख की जिनकी इनकम है महीने की, उन पे टैक्स रिड्यूस किया 2.5%, यानी कि जो उनका इनकम टैक्स है उसको रिड्यूस किया गया है। अब ये मिनिमल है, कितना है ये आप देख लीजिए, लेकिन रिलीफ़ है, कहा तो इसको मिनिमल रिलीफ़ ही कहा जा रहा है, लेकिन फाइनेंस बिल में लिखा हुआ है 1%, यानी कि वज़ीर ख़जाना अनाउंस कर रहे हैं 2.5%, लिखा हुआ है 1%। सच क्या है मुझे नहीं पता, एवरेज निकाल लें दोनों की। इसके अलावा जो लोग साल का तकरीबन 22 लाख रुपया कमा रहे हैं, यानी कि 2 लाख से कुछ कम, उनका टैक्स 15% से 11% कर दिया गया, थोड़ा सा और कम हो गया। लेकिन मसला ये है कि टैक्स एग्जेम्पशन का जो थ्रेशोल्ड है उसको चेंज नहीं किया, यानी कि कम इनकम वालों को टैक्स करना ही नहीं है और ज़्यादा इनकम वालों को करना है। इस पर कोई बड़ा फ़ैसला नहीं हुआ, बस ये कहा है कि टैक्स देना आपने ही है, थोड़ा कम कर देंगे। सही है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं जिसमें रिटेलर्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है। एकड़ों के हिसाब से फ़ैसले हुए में एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। रिटेलर्स का जनाब ये हाल है कि पूरे मुल्क में गली मोहल्ले में दुकानें खुली हुई हैं, सारा इनफॉर्मल सेक्टर है। किसी से ये नहीं पूछ रहे भाई कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, क्रेडिट कार्ड मशीन पड़ी हुई है नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हो, बैंक अकाउंट कहाँ है, रजिस्टर्ड बिजनेस है या नहीं, कंपनी रजिस्टर करवाई हुई या नहीं करवाई हुई, कुछ नहीं पूछना। मैं और आप जाएंगे परसों मोहल्ले में दुकान खोलेंगे, नोट छापना शुरू कर देंगे, हम रिकॉर्ड पे ही नहीं है। जो हमें पैसे दे रहा है वो भी गायब हो रहे हैं, ब्लैक होल में जा रहे हैं, और जो हम पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं वो भी ब्लैक होल में जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। रिटेलर्स पे मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन इससे पहले हर दफ़ा एक ऐसा सेक्टर जो कि काम करने की रिश्वत और काम ना करने की तनख्वाह लेता है, यानी कि सरकारी महकमे ठीक है, सरकारी महकमों की तनख्वाह में 10% इजाफा हो चुका है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हर साल होता है, 7% पेंशन बढ़ चुकी है। किया उन्होंने क्या, किसी को कुछ नहीं पता। सही है। इसके अलावा जी प्रॉपर्टी सेक्टर जो कि बहुत चहीता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इज़ रन बाय रियल इस्टेट। मैं अक्सर कहा करता हूँ रियल स्टेट इन पाकिस्तान, रियल इस्टेट ठीक है, असल रियासत पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो एक ऐसा सेक्टर जो कि कोई एक्सपोर्ट वर्दी कमोडिटी क्रिएट नहीं करता, प्लॉट काट के बाहर तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, उस सेक्टर को रिलीफ मिल गया है। प्रॉपर्टी डीलर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रेंज रोवर्स और प्राडोज़ और TX और लैंड क्रूज़र्स चला रहे हैं, भगा रहे हैं, लोगों को नीचे दे रहे हैं, उसके कोठियाँ ख़रीद रहे हैं, प्लॉटों के फ़ाइलों को रद्दो-बदल कर रहे हैं उसका, और बेहंगम फिर रहे हैं, उनको रिलीफ मिल गया। और विद होल्डिंग टैक्स जो प्रॉपर्टी परचेज़ पे था 4 से 2.5% कर दिया गवर्नमेंट ने। टैक्स कट लगा दिए हैं, दूसरे टैक्सेस में 3.5 से 2% कर दिए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो ट्रांसफ़र्स पे ले रहे थे 7% अबॉलिश कर दी, ख़त्म कर दी। सही है। तो ये मिला जनाब रिलीफ़ के मज़ीद प्लॉट बेचें,
मज़ीद ज़रूरी ज़मीन पे सोसाइटियों के बोर्ड लगाएं और फाइलें फेंकें लोगों के मुंह के ऊपर, कहें तुम भी अमीर हो हम भी अमीर होते हैं, सही है। मज़ीद 1000 मलिक रियाज पैदा करें यहाँ पे। उस सेक्टर को भी तगड़ा कर दिया गया दोबारा से। उन्होंने पैदा क्या किया कुछ नहीं पता, प्रेशर ग्रुप है, सिर्फ प्रेशर के अंडर आई है हुकूमत, मैं ये कहता हूँ। इसके अलावा जी, क्योंकि करंटली हिंदुस्तान से एक ऑल्टरकेशन, एक लड़ाई हुई पाकिस्तान की, और IMF ने कहा कि जस्टिफाइड है कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। 20% इंक्रीज़ उसमें सामने आया, 2500 अरब रुपए उसको रख दिया गया है। अब इसमें इंडिया ने 10% इंक्रीज़ किया, पाकिस्तान ने 20% इंक्रीज़ किया। दोनों मुल्क इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये तमाम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि आपस में दोस्ती नहीं कर सकते, आपस में भूखों का पेट नहीं भरना, पॉवर्टी ख़त्म नहीं करनी। चूँकि सिर्फ लड़ना ही है तो लड़ने के लिए तो हथियार ख़रीदने पड़ते हैं। और जो लोग दोनों तरफ बैठ के आर्गूमेंट कर रहे हैं, मार दो गले काट दो, उन लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि ये देखें, ये है कॉस्ट उसकी, कि इस वक्त एजुकेशन के ऊपर 0.8% लग रहा है GDP का, सिर्फ 0.8% ओनली ऑफ द इंटायर GDP। ये वो मुल्क है जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन की बात नहीं करते, तो इसीलिए दोनों को आर्म्स रेस में पड़ के बजट बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा सूबाई डेवलपमेंट, प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट जो हैं, उसमें तकरीबन 168 अरब रुपए रखे गए, 168 बिलियन रुपीस। 48 बिलियन मिलेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर को, और गिलगित बल्तिस्तान को मिलेंगे 48 बिलियन रुपीस। अब ये 50 अरब तकरीबन कहाँ लगेगा मुझे नहीं पता। गिलगित के हालात देखे या बाकी जगहों के नॉर्थ के हालात देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख के लगता नहीं है कि डेवलपमेंट वहाँ पे कोई भी नहीं होनी। 68 बिलियन बजट इनके अपनी जेबों में जाएगा। अंदर जहाँ पे ना यूनिवर्सिटियों में तनख्वाहें मिलती हैं, ना कोई रोड्स आपको ठीक दिखाई देता है। लैब टेस्ट भी ऑथेंटिक लेना हो तो लाहौर आना पड़ता है, कोई इलाज कराना हो तो कराची या लाहौर आना पड़ता है। पख्तूनख्वा के शहरियों की बदकिस्मती बरकरार रहेगी। ये 68 बिलियन भी जेबों में जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो पहले लगता रहा है पिछले 15 साल में कौन से बड़े मंसूबे लगे हैं, ज़रा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, सही है। इसके अलावा बजट में लिखा गया कि रेकोडेक है गेम चेंजर। पिछली वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया माइंस और मिनरल्स का मंसूबा, और कहा गया कि $71 बिलियन पोटेंशियल कमाई हम कर सकते हैं इस साल में रेकोडेक के ज़रिए, रॉयल्टीज़ के ज़रिए। अब इसमें एक बलोच के लिए या लोकल के लिए कितनी डेवलपमेंट है इसका जिक्र नहीं है। जिक्र ना हो तो आपको पता है डेवलपमेंट भी कितनी होगी। एग्रीकल्चर जो है वो 34% है इकॉनमी का, लेकिन उसकी ग्रोथ बलूचिस्तान में तो वाकई यार डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसकी टैक्सेशन जो वहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है, जो जागीरदार हैं या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जो इनफॉर्मल इकॉनमी के तहत कैश इन हैंड दे के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो टैक्स नेट का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है, और वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर को हुकूमत ने कहा था ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे हम लोग। इसके अलावा ये इतना लंबा जो हमारा तेल इंपोर्ट करने का बिल होता है, इसे कम किया जाएगा। इस हुकूमत ने तो नहीं कहा, हर हुकूमत ने कहा है। और उसके लिए क्या सलूशन था कि आप हाइब्रिड कार्स की तरफ जाएं, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएं। तो जनाब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ले जाने के लिए हुकूमत ने, हाइब्रिड कार्स की तरफ ले जाने के लिए हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। और वो इनकरेजमेंट किया है कि हाइब्रिड गाड़ियों पे सेल्स टैक्स 8.5% से बढ़ा के 18% कर दिया है। तो ज़रा हल्की सी ताली बजा दें आप भी कि सब ने हाइब्रिड चलानी है, पेट्रोल नहीं चलाना। बेशक एनवायरनमेंट यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, सर्दियों में स्मॉग फंसी हुई है लाहौर में, बाकी जगहों में हवा के अंदर, क्योंकि ऑटोमोबाइल का इतना धुआं है और ना आपसे पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान में इसका जाल बिछ सका। पोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा है, बाकी जगहों पे नहीं उस तरह से हुआ। तो डिस्करेजमेंट गाड़ियाँ चलाने की जो करनी थी ताकि कार्बन एमिशन कम हो, वो ये है, ये की है। और स्मॉल कार्स के ऊपर GST यानी कि सुजुकी ऑल्टो टाइप 12.5% से बढ़ा के 18% कर दिया, ताकि ऑल्टो भी कोई ना ले सके। और लेके करना भी क्या है, 35-40 लाख रुपए का डब्बा ले लेते हो और वो जाके ज़रा थोड़ा सा किसी से प्यार मोहब्बत से टच कर देना तो पूरी गाड़ी शॉपर की तरह अंदर चली जाती है। ये क्वालिटी है और ये रेगुलराइजेशन होती है यहाँ पे ऑटोमोबाइल की। ये वो गाड़ियाँ हैं जो बाहर शायद जो टिप होती है ना एक सेल्स वर्कर की, वो इकट्ठी करके महीने में गाड़ी ले सकता है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास आदमी भी 35 से 40 लाख रुपया से शुरू हो रही है वो गाड़ी जो बैठने के काबिल नहीं है।
उस पे भी 12.5 से 18% टैक्स देना है। बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप लोग। इसके अलावा वो एलीट कैप्चर यानी कि अशराफिया का वो धंधा जिसमें देख वो लो elite पाकिस्तानियों privilege का के ये तहत हाल हो रहा है। protocols और ये सब और फ्री सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, जो 2021 की UNDP की रिपोर्ट कहती है कि साल का 17.4 अरब डॉलर एलीट प्रिविलेजेस पे लग जाता है। यानी कि बिजली पाकिस्तान के फ्री, मईशत को सब कुछ 17.5 फ्री, अरब टैक्स डॉलर का फ्री। नुकसान होता है अशराफिया के प्रोटोकॉलों को सलूट मरवाने के लिए। वो वहीं का वहीं है, वो कितना टैक्स दे रहे हैं नहीं पता। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत बाहर से जो मर्ज़ी सामान मंगा लो 0% टैक्स, लोकल इंडस्ट्री से ख़रीदने के लिए 18% टैक्स। उन्होंने देना भी नहीं इस पे भी है। ज़रा तालियां बजा दें आप, बहुत अच्छी स्कीम थी ये, ठीक है। और इसने ज़रूर अशराफिया को बहुत कमज़ोर किया है। इसके अलावा जनाब अब चूँकि हमारे पॉलिटिशियन हमारे तालियां तो इनके मुंह पे MPs लगाएंगे। MLAs बहुत दिन रात काम करते हैं, सिवाय कुछ लोगों की एक्सेप्शन के जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सार्केस्टिकली कह रहा हूँ। इसके अलावा दिन रात काम होता है। तो इसीलिए अब देखा से नहीं कुछ इतना महीना मुल्क पहले तरक्की जिस कर तरह से गया। आपको पता है कि पंजाब असम्बली में एक मिनिस्टर की तनख्वाह 1 लाख से 9.5 लाख कर दी गई थी। कोई काम नहीं 800% होता। रेज। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1.25 लाख से 9.5 लाख कर दी गई थी, 800% रेज। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की तनख्वाह सुने 83,000 रुपीज़ से 4.5 लाख का कर दी गई थी। मेरा ख्याल है दुनिया में ही ऐसा कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा, माशाल्लाह सदके जाऊं। 83,000 तनख्वाह लेने वाला अगले दिन दफ्तर गया, उसे कहा मुबारक हो, आपकी तनख्वाह है 4.5 लाख, कैसा दिया वाकई आपने? सदके ही जाए इनके तो। 4.5 लाख उसकी तनख्वाह कर दी गई थी। इसी तरह इस बार बजट में ये सोचा गया कि इतनी ही मेहनत नेशनल असम्बली वाले भी कर रहे हैं, सेनेट वाले भी कर रहे हैं, तो क्यों ना उधर भी फिर ख़जानों के मुंह खोले जाएं। तो सेनेट चेयरमैन और नेशनल असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह थी 2 लाख और सोकर वो उठे अगले दिन और तनख्वाह कितनी हो गई 13 लाख, 6 गुना इजाफ़ा तकरीबन, ठीक है। 2 लाख से 13 लाख तनख्वाह हो गई। और 2 लाख से 13 लाख फरमाया कि तकरीबन 9 साल से उनका इंक्रीमेंट नहीं लगा था। मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, उनका भी हक बनता है, लेंटर डालना होता है, छत पक्की करनी होती है, तो इसीलिए उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई, 2 से 13 लाख हो गई। कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो तनख्वाहें थी 188% उनको रेज़ मिला। यहाँ पे एक ऐसी लगवा पा रही मैं 3 महीने पहले। और पिछले महीने MNAs और सेनेटर्स दोनों की तनख्वाह जो सैलरियाँ थीं वो 5 लाख पर हेड कर दी गई थी। बहुत काम करना होता है, ज़ाहिर बात है। इस्टेब्लिशमेंट जो भी फ़ैसला करती है उस पर साइन भी तो करने होते हैं ना। तो इसीलिए जितने MNAs जितने MPAs हैं जो मुकम्मल सॉवरेनिटी के साथ काम कर रहे हाँ हैं, जी। मुकम्मल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर, 5 लाख रुपया पर हेड उनको देना बनता है, ठीक है। तो ये जनाब सूरत हाल थी जो मेहनती लोगों की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, जो कि बिल्कुल बनता था। ख़बरदार आप में से किसी ने इस पर तनकीद की, मैं आपकी पाकिस्तानियत पे शक करूँगा अगर ऐसा हुआ तो। अब जनाब ये सारा जो आपने काम देखा, इसमें ये दोबारा से हमें पता चला कि रूज़वेल्ट होटल है हमारे पास अब भी रूज़वेल्ट होटल है जो हम बेच देंगे और PIA को बेच देंगे। ये सारी निचकारी के प्रोग्राम उस तरह से हुकूमत नहीं कर सकी। मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक स्टेबिलिटी आई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF भी कह रहा है, ये मूडीज़ भी कह रहा है, ये फिच भी कह रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट बजट नहीं है। ये बजट है IMF के अगले प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए। और वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में इकनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं है, मुआशी खुद मुख्तारी नहीं है। इस पे तनकीद कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं उनकी तनकीद नहीं सुनूंगा क्योंकि वो ख़ुद बिके हुए थे IMF के हाथों। खान साहब ने क्या फरमाया था प्राइम मिनिस्टरशिप से निकलने के बाद कि बजट पास कराने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फ़ोन करना पड़ता था कि आके प्लीज़ ये साइन करवा दो, लोग तो आ ही नहीं रहे। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसी को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ। और वो लोग जो कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को ऑटोनमस करने का बिल लेके आए, स्टेट बैंक को IMF के कहने पे, वो लोग जो ओगरा को ऑटोनमस करने का बिल लेके आए IMF के कहने पे, वो लोग जो जाते हुए 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके IMF के प्रोग्राम को डीरेल करके चले गए, वो कह रहे हैं IMF के हाथों पाकिस्तान हॉस्टेज बन चुका है। भाई तुम्हारे पास अल्टरनेटिव क्या है? कहाँ है तुम्हारा शैडो बजट?
या क्या रिकमेंडेशंस की लिस्ट है आपके पास? कुछ भी नहीं, सिर्फ शोर करना है, जुगतें मारनी है, कॉपियाँ फाड़नी है, गालियाँ देनी है, टिकटॉक बनवाने हैं। ये आपकी टोटल IQ है। कुछ भी नहीं। तो आपका बजट का जो क्रिटिसिज्म है वो तो हम नहीं सुनेंगे, बस। ठीक है, क्योंकि बात करने से टिकटॉकर है सारे होनी वाकई। चाहिए जो आपकी नहीं है। परफॉर्मेंस आपकी सिफर थी। उस्मान बुज़दार और गंडापुर मुसल्लत करने वालों, परफॉर्मेंस आपकी कितनी थी आप देख लीजिए। एनालिस्ट ये बताते हैं कि जनाब ये जो थोड़ा सा रिलीफ सैलरी क्लास को मिला है, तनख्वाहदार तबके को, ये भी उस 1 खरब रुपए की सेविंग से दिया है हुकूमत ने, जो कि डोमेस्टिक डेट पेमेंट्स में से उनको बचा है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ये भी ना दो, आया, ये भी आर्टिफिशियल है। इसके अलावा रेंट सीकिंग इंडस्ट्री को दोबारा से बचा लिया गया है। जिस तरह ओपन प्लॉट फ़ाइल लेने वाले जो सिर्फ फ़ाइल ख़रीद लेते हैं, प्लॉट देखा भी नहीं होता, उनको फिर बचाया गया इसमें। और एक्स फाटा के ऊपर भी अब टैक्सेशन होगी, उसके बदले में क्या मिलेगा उनको ये भी नहीं पता। सही है। स्लगिश GDP ग्रोथ मैंने पहले आपको बता दिया वो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जनाब कहती है कि बेशक वज़ीर ख़जाना साहब हमारे जो भी कह लें, ओके गाइस, थे सईद मुजम्मिल और वो हम लोगों को बजट एक्सप्लेन कर रहे थे। अब देखिए 2 लाख से रातों रात जो है वो 13 लाख सैलरी हो जाती है सिर्फ जो है वो लीड क्लासेस की। ठीक है भाई, उनके पास ऑलरेडी इतनी जायदादें हैं, उनके पास ऑलरेडी सारा कुछ है। अब हमारे ऊपर यूट्यूबर्स के ऊपर आप लोगों को पता है कितने % टैक्स है? 5% टैक्स जो है वो यूट्यूबर्स भी देंगे। आपको पता है कि जो लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे कम कमा रहे हैं ना, उनके ऊपर ही टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है ज्यादा। अब सैलरी के ऊपर टैक्स दो, ठीक है, फ्रीलांसर्स अलग से टैक्स दे, ठीक है, और यूट्यूबर्स अलग से टैक्स दे, आपको हर बंदा अलग से टैक्स दे। लेकिन जिसकी सैलरी जो है 2 लाख से 13 लाख तक सैलरी पहुंच चुकी है, रातों रात 90,000 से जो है वो 4 लाख सैलरी जो है वो रातों रात पहुंच चुके हैं, उन लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं। भाई वो दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, एसीओ के अंदर बैठे हुए हैं। और बाकी रही बात PTI की, अगर वाकई यार अगर आपको लगता था कि हुकूमत ने बजट सही नहीं किया, तो आपके पास भी तो एक बजट होना चाहिए था ना, कि दिखा सकते नहीं भाई ये होना चाहिए। आप वहां पर बैठ के बस कापियां फाड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और ये कोई मैच्योर बिहेवियर नहीं है हमारी हुकूमत का। और हुकूमत हमेशा जो है वो उन लोगों को मजीद गरीब से गरीब तर करती जा रही है जो पहले ही गरीब है। ठीक है, इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं है आम आवाम के ऊपर। जो है मैं पहले बोलती थी कि IMF से कर्जा लेते हैं डेली, मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों को न्यूज आती है, और हर महीने जो है वो IMF से कर्जा लिया जाता है, और उसका जो कर्जे की अदायगी है, ठीक है, वो हुकूमत जो भला क्या करती है, लोगों के ऊपर टैक्स इतने लगाती है, फिर वो टैक्स से जो है वो फिर यहाँ IMF का जो है वो कर्जा उतारा जाता है, इंस्टॉलमेंट्स वहां पर जाती हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है। देखिए अब किस तरीके से लोग जिंदगी गुजारेंगे, हर किसी के ऊपर टैक्स का बॉम्ब इन्होंने लगा दिया है। भाई सोलर प्लेटों के ऊपर टैक्स है, अब इससे अच्छा हुकूमत को बिल्ली दे दे। अब मिडिल क्लास फैमिली में क्या भाई एक AC है, पूरी फैमिली वहां पर गुत्थम गुत्था हुई होती है, और उसके बाद जो है वो AC का इस्तेमाल जो है वो कम से कम लोग कर रहे हैं। सिर्फ एक सिंगल पंखा, अब लाइट यहाँ पर नहीं आ रही, और पिछले साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने सेटअप के अंदर AC लगा सकूं, बिकॉज गर्मियां जून जुलाई के अंदर एक बहुत हद तक गर्मी जो है वो पहुंच जाती है, लेकिन नहीं लगा पा रहे। बिकॉज देखे ना, अब हुकूमत का जब भी पैसे आते हैं उसमें से काफी ज्यादा कटिंग जो है वो हो जाती है, टैक्स कटता है, फिर डॉलर रेट कम लग के आता है, हर जगह पे हुकूमत लूट लूट के जो है वो चिल्लर पकड़ा देती है कि भाई ये लो, ये तुम्हारी सैलरी है। तो फिर किस तरीके से जो है वो मुल्क तरक्की करेगा, आई डोंट नो। तो गाइज आप लोगों को पाकिस्तान का ये बजट कैसा लगा जरूर बताएगा। इंडिया का अगर बजट की बात कीजिए, लोग भाई खुश इतना होते हैं इंडिया के अंदर बजट जो अब लॉन्च होता है, वो कहते हैं इतना अच्छा बजट, हुकूमत ने इतना ख्याल रखा। भाई उनकी हुकूमत अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है, उनसे कुछ सीखे। हमारी हुकूमत जो होती है ना, वो लोगों के गले काटती है कि इनके पास 1 रुपया भी है तो वो भी इनसे छीन लो बस किसी तरीके से। बिजली के बिलों के अंदर इतना ज्यादा इजाफा और ऊपर टैक्स हर यूनिट के ऊपर लग रहा है, आप लोग खुद सोचे। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।